हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज और इसकी एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, एफ डी सी का मध्य बिंदु है। इतनी चीज़ आपको दे रखी है और इतनी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको सिद्ध करना है कि जो ये विकर्ण है डी बी और ये जो दो रेखाखंड है, एक है ए एफ और एक है ई सी, इस विकर्ण के 3 टुकड़े कर रहे हैं, मतलब समत्रिभाजित, मतलब डी पी पी क्यू और क्यू बी तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर। इसको बेहतर समझने के लिए मैं डायग्राम को यहाँ पर बना देता हूँ। ये मैंने सबसे पहले ध्यान रखना, ये है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहां से एक लाइन यहां बना दी है और यहां से एक लाइन यहां बना दी है, ठीक हो गया। और ये लाइन ऐसे बना दी। तो ये जो विकर्ण हमने बनाया है ये क्या नाम है इसका, ए एफ। ए एफ को किस बिंदु पर छू रहा है ये विकर्ण, इसका नाम दे रखा है प्रश्न में पी। ऐसे ही ये है सी ई, ये जो सी ई है ये डी बी विकर्ण को किस बिंदु पे छू रहा है, क्यू पे। तो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो डी पी है, पी क्यू है और क्यू बी है, ये तीनों की तीनों क्या है, बराबर। मैंने यहाँ लिख दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये जो ए बी है ये डी सी के समांतर है। ए बी जो है समांतर है डी सी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी का आधा होगा वो डी सी के आधे के समांतर होगा। अगर ये पूरा इस पूरे के समांतर है तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसके एक छोटे से टुकड़े के समांतर होगा। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अच्छा, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। ए बी भुजा किसके बराबर है, डी सी के। ये ए बी भुजा डी सी के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब होगा कि ए बी का जो आधा है वो डी सी के आधे के बराबर होगा। अगर चीजें ये पूरी की पूरी बराबर हैं तो इसका आधा इसके आधे के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी का आधा ये भी है ये भी है, पर हमें जरूरत इसकी है तो हाफ ऑफ ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ई। ये लिख लिया ए ई। समांतर है हाफ ऑफ डी सी। डी सी का आधा ये भी है ये भी है, जरूरत हमें इसकी है तो हम हाफ ऑफ डी सी की जगह क्या लिख लेते हैं, एफ सी लिख लेते हैं। अब यहां पर आते हैं, ए बी का आधा, ए बी का आधा किसको लिया हमने, ए ई, और आधा है डी सी का, डी सी का आधा किसको लिया हमने, एफ सी। ठीक हो गया। अब जरा इसको और इसको देखो कि हमारे पास क्या चीज आ चुकी है। हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके समांतर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक हो गया। तो एक चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि अगर ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके समांतर भी है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो क्योंकि ये इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया है, ये इसके समांतर भी सिद्ध कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये अब क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम ये कहेंगे कि जो ए ई सी एफ है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये पूरा अब एक समांतर चतुर्भुज हो गया है तो मतलब कि ये इसके अब समांतर है और ये भी तो इसके समांतर हो गया। अब तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए एफ जो है वो समांतर हो गया किसके, ई सी के। इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। ये तो हो गया पहला स्टेप, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो हम लेते हैं त्रिभुज बी ए पी में, और मैं इसको आगे समझाऊं
तो कुछ चीज मैं आपको पहले से बता दूं जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसका विलोम क्या कहता है? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यह कहता है कि अगर ये जो है इसका मध्य बिंदु है, ये है ए बी सी और ये है डी, डी जो है इसका मध्य बिंदु है और ये जो लाइन है इस वाली लाइन के क्या है? समांतर। तो ये जो बिंदु होगा वो इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। जब तक कि तुम्हें ये चीज ठीक से नहीं आएगी, ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो फिर ये क्वेश्चन तुम आगे नहीं कर सकते। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको आप ऐसे देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको ऐसे देखें तो प्रश्न में ये दे रखा है, ये है इसका मध्य बिंदु। ठीक हो गया? ध्यान से समझना, प्रश्न में दे रखा है, ये चेक कर ले। ये जो है इसका क्या है? मध्य बिंदु। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है इस पूरी की पूरी लाइन के समांतर है। ये मैंने यहां पर लिखा है, अभी देख लेना आप। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है इस पूरी की पूरी लाइन के समांतर है। तो जब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के समांतर है तो इसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले लो, ये टुकड़ा ले लिया। ऐसे ही इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, ये टुकड़ा ले लिया। तो जब ये पूरी की पूरी लाइन इस पूरी की पूरी के समांतर है तो इसका जो ये छोटा टुकड़ा है और इसका भी जो ये टुकड़ा है, ये दोनों टुकड़े भी क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जिसको मैं यहां लिखने वाला हूं। तो त्रिभुज BAP में E जो है यहां पे लिखेंगे E AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। ये पहली चीज लिख दी हमने। अगली चीज अभी मैंने आपको बताया EQ क्या है? AP के समांतर। EQ समांतर है AP के, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि हम यहां पर क्या सिद्ध कर चुके हैं, ये पूरी की पूरी लाइन इस पूरी की पूरी लाइन के क्या है? समांतर। तो इसका छोटा सा हिस्सा इसके छोटे से हिस्से के भी समांतर होगा, जो मैंने यहां पर लिख लिया। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार ये जो बिंदु है इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। ये क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु। तो आगे स्टेप में मैं यही लिखने वाला हूं, ये है Q। Q जो है वो BP का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। तो हम यहां लिख लेंगे Q जो है वो BP का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। रीजन यहां लिखना है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है जैसे ही हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला हिस्सा अब इस वाले हिस्से के बराबर माना जाएगा। मतलब कि BQ किसके बराबर हो गया? QB के। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखनी है कि PQ किसके बराबर हो गया? QB के। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसको ध्यान में भी रखना। ठीक हो गया? अब क्या करने वाले हैं हम? हमारे पास अब एक दूसरी भुजा है, दूसरा भुजा बोल रहा हूं, दूसरा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। अब इस वाले त्रिभुज को लेने वाले हैं, जरा गौर से देखिए आप। अब इस वाले त्रिभुज को क्या करने वाले हैं? इस वाले त्रिभुज को मैं यहां लिखने वाला हूं, पहले लिख लेता हूं। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? DQC। तो त्रिभुज DQC में, ये लिख लिया DQC में। ठीक है? उसको दोबारा यहां बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार पेज पलटना पड़ेगा। फटाफट से लिख देता हूं मैं। तो ये देखिए मैंने यहां पर ये डायग्राम फिर से बना दिया। तो हमने जब ये वाला त्रिभुज लेना है DQC, ये वाला बिंदु है F, ये है E। आपको पता है ये AF जो है समांतर है EC के। मैं सिद्ध कर चुका हूं, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये यहां पर सिद्ध कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा का पूरा इसके समांतर है तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा PF इसके एक छोटे से टुकड़े QC के भी समांतर होगा। तो हम लिख लेंगे कि जो PF है वो समांतर हो गया QC के। ये समझ में आ गया। अब प्रश्न में आपको दे रखा है F जो है वो DC का मध्य बिंदु है। F DC का मध्य बिंदु है। जो F है वो DC का क्या है? मध्य बिंदु है। हो गया इतना?
तो अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का ये मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु। तो जरा इसको ऐसे देखें, ये जो है इसका मध्य बिंदु है, ये जो है इसके समांतर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु। तो हम यहां लिख लेंगे कि P जो है वो DQ का मध्य बिंदु होगा। रीजन वही लिखना है यहां पर, अभी आप तो बताया था, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार। तो अगर P जो है वो DQ का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है DP किसके बराबर हो गया, PQ। DP किसके बराबर हो गया, PQ, और ये हो गया सेकंड। तो अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रह गया, जरा यहां देखो, यहां PQ को हमने किसके बराबर सिद्ध किया, DP, और यहां पर हमने जो PQ है इसको किसके बराबर सिद्ध किया, QB। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें, क्या कहें, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, मान लो मैं कहूं कि PQ 6 सेंटीमीटर है तो QB भी 6 सेंटीमीटर हो गया। PQ को कितना माना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये DP भी कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब है DP, PQ, PQ, QB, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के अनुसार PQ, ये ऐसे लिख लेते हैं, DP बराबर होगा PQ बराबर होगा QB। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।